नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लर्निंग चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने जो है सभी एग्ज़ाम्स की डेट दे दी है, चाहे वो एमए का हो, चाहे बीए का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे एमएड का हो। वो जो भी एग्ज़ाम है सबकी एग्ज़ाम डेट दे दी है और ये भी बता दिया है कि जो पेपर होंगे वो मल्टीपल चॉइस के बेस पर होंगे। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको जो है करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा। लेकिन इस पैटर्न पर जो है हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल वो सारे थ्योरेटिकल हैं, चाहे वो इजी नोट्स हो कानपुर यूनिवर्सिटी के या अदर जो भी बुक्स हैं। सो उनमें मल्टीपल चॉइस, क्योंकि कभी पहले इस पैटर्न पर एग्जाम हुए नहीं है, तो ऐसा कोई मटेरियल ना तो इंटरनेट पर मिलेगा आपको और ना ही इसकी कोई बुक्स हैं। तो 6 अगस्त से बीएड के एग्ज़ाम्स होने हैं, तो ये वीडियो जो मैंने पीडीएफ तैयार की है ये आपकी बीएड के एग्ज़ाम्स के लिए तैयार की है और ये पर्टिकुलर पीडीएफ है पेपर 3 की, थर्ड पेपर की है और इसका पहला चैप्टर है शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकार। इसमें मैंने पूरा फर्स्ट लेसन जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो पेपर थर्ड के बाकी के लेसन्स की जो पीडीएफ है मल्टीपल चॉइस के बेस पर वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें मैंने जो है आपको एक जो पूरा या तो किसी का कथन है या किसी का जो भी स्पेसिफिक टर्म है वन लाइनर के रूप में, मतलब एक लाइन में क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको ये पीडीएफ बनाकर दी है, जिसकी मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रखे हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है और पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, तो मैंने बस केवल जो है मोटा मोटा जो मटेरियल है आपके लिए, केवल प्योर मटेरियल वो तैयार किया है। तो आपका अगर सपोर्ट अच्छा रहेगा तो इसके आगे के भी मैं लेसन्स आपके लिए बनाकर अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं और पीडीएफ बना सकूं वन लाइनर के रूप में। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला है कि नेतृत्व वह व्यवहारहत गुण है। नेतृत्व वह व्यवहारहत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन दिया है, ये कथन किसने दिया है? ये है चेस्टर बर्नार्ड का कथन। किसका कथन है? चेस्टर बर्नार्ड का। नेतृत्व वह व्यवहारहत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। ये कथन किसका है? ये है चेस्टर बर्नार्ड का। नेक्स्ट है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। ये किसने कहा था? ये कहा था मार्टिन एम ब्रॉडबेल ने। नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जो जानता है कि कैसे प्रोत्साहित करें तथा कैसे सभी को जो दे सकते हैं वो प्राप्त किया जाए, यानी उनसे, अपने ग्रुप से, अपने समूह के लोगों से उनका आउटपुट निकाला जाए। तो ये कथन किसका है? ये कथन है मैरी पार्कर फॉलेट का। मैरी पार्कर फॉलेट का है ये कथन। जितने पॉइंट्स हैं, मतलब ये मैंने आपके इजी नोट से लिए हैं। जैसे किसी का कथन है या किसी ने किस सन में कौन सा कथन दिया, किसकी क्या थ्योरी है, तो उन पर बेस्ड हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जो हैं एग्जाम में बनेंगे। फिर है मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार नेतृत्व होता है 3 प्रकार का, और ये कौन कौन से हैं? व्यक्ति जनित नेतृत्व, पद जनित नेतृत्व और कार्य जनित नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने भागों में विभक्त किया है? किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने भागों में विभक्त किया है? तो किम्बल यंग ने जो है 7 भागों में नेतृत्व को विभक्त किया। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने भागों में विभक्त किया है? ऑप्शन दे देगा 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में और 7 भागों में। अब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप उस पर टिक कर देंगे। और इसमें अलग से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा नेतृत्व जो है वो किम्बल यंग द्वारा निर्देशित नेतृत्व नहीं है। तो उनके जो 7 नेतृत्व हैं वो कौन कौन से नेतृत्व हैं वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। एक पहला है राजनीतिक नेता, प्रजातांत्रिक नेता, नौकरशाही नेता, कूटनीतिज्ञ नेता, सुधारक नेता, आंदोलक नेता और सिद्धांतवादी नेता। तो ये 7 जो है नेतृत्व के भाग, नेतृत्व की जो डेफिनेशन उन्होंने 7 भागों के आधार पर दी है, ये हैं किम्बल यंग के नेतृत्व। अगला सवाल देखेंगे। बोगार्ड्स ने नेतृत्व को कितने भागों में बांटा है? बोगार्ड्स ने नेतृत्व को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने जो है 5 भागों में बांटा है। किम्बल यंग ने 7 भागों में बांटा है और बोगार्ड्स ने 5 भागों में बांटा है। इनके 5 भाग कौन से हैं? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता, सपक्षीय एवं वैज्ञानिक नेता, सामाजिक एवं अधिशासी एवं मानसिक नेता, पैगंबर संत विशेषज्ञ तथा मालिक नेता और स्वेच्छाचारी करिश्माई और पैतृक तथा प्रजातांत्रिक नेता। बोगार्ड्स की
लिस्ट इस तरह से भी याद कर सकते हैं क्योंकि इनके नेताओं में जो इन्होंने दिया है वो दो दो शब्दों में है। प्रत्यक्ष जैसे अप्रत्यक्ष नेता और सपक्षी एवं वैज्ञानिक नेता, तो दो दो शब्द हैं। सामाजिक अधिशासी एवं मानसिक नेता, पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मतलब दो से ज़्यादा हैं या दो हैं। और जैसे किम्बल यंग के, तो उसमें वन वर्ड में दिए, प्रजातांत्रिक, राजनीतिक, नौकरशाही, कूटनीतिक, सुधारक। तो ऑप्शन में अगर मान लो आपको क्लियर नहीं भी याद है कि ये, अरे यार ये किसका है, मतलब किसका ऑप्शन है, तो आप ये भी देख सकते कि इसमें जो है बड़ा पार्ट दिया है, लंबा लिखा है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दो दो वर्ड्स में दिया है, तो आप लगा देंगे कि ये बोगार्डस का है। ठीक है, अगला देखेंगे। मान्यता के आधार पर नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? वो तो कुछ लोगों के आधार पर था, मतलब ठीक, एक किम्बल यंग हो गए, एक बोगार्डस हो गए। लेकिन जो एक जन समूह मतलब जनमानस की मान्यता होती है उसके आधार पर कितने प्रकार का नेतृत्व माना गया है? वो है 3 प्रकार का। वो कौन से हैं? स्वतः नियुक्त, समूह द्वारा नियुक्त और कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त नेतृत्व। स्वभाव के अनुसार नेतृत्व कितने भागों में बांटा गया है? जो मनुष्य का स्वभाव होता है उसके आधार पर नेतृत्व कितने भागों में बांटा गया, और यही जो है आपका, इस पर ही सबसे अधिक रूप से बल दिया गया है और इसी पर ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मिले हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व और राजतांत्रिक नेतृत्व। स्वभाव के आधार पर नेतृत्व दो भागों में बांटा गया है, एक है प्रजातांत्रिक नेतृत्व और दूसरा है राजतांत्रिक नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के नेतृत्व में सभी सदस्यों की रायों और सुझावों को महत्व दिया जाता है? तो वो है हमारा प्रजातांत्रिक नेतृत्व। प्रजातांत्रिक शब्द से ही आप समझते हैं प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से। तो इसमें यानी कि जनता इसमें प्रधान होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जनता की राय ली जाएगी, जनता की राय मानी जाएगी। अगला है कि किस प्रकार के नेतृत्व में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है? सिंपल सी बात है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में जब जनता ही बराबर है, सारे लोग समान हैं, एक समान माने जाते हैं, तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व में सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। किस नेतृत्व को निरंकुशवादी नेतृत्व कहते हैं? कौन सा नेतृत्व निरंकुशवादी नेतृत्व होता है? अब प्रजातांत्रिक नेतृत्व में सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है, सबकी राय ली जा रही है, तो उसमें तो निरंकुशवादी या तानाशाही जैसा कुछ नहीं होगा। तो निरंकुशवादी नेतृत्व राजतांत्रिक नेतृत्व को कहते हैं। कौन से नेतृत्व को? राजतांत्रिक नेतृत्व में इसमें शक्ति जो है एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित होती है। अब किसी एक के पास सारी पावर होगी तो उस कुछ समय बाद तो उसमें अपने आप में घमंड आ ही जाएगा कि राजा वही है, सारी ताकत उसके पास है, तो वो एक तरह से जो है निरंकुशता फैलाने लगेगा, अत्याचार करना वो शुरू कर देगा। किस प्रकार के नेतृत्व में सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है? जैसा कि मैंने अभी बताया, सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। किस प्रकार के नेतृत्व में? राजतांत्रिक नेतृत्व में। इसको और क्या कहते हैं? निरंकुशवादी नेतृत्व। क्लासरूम या कक्षा कक्ष, हिंदी में कक्षा कक्ष कहते हैं, बड़ा अजीब सा ये शब्द है, हिंदी में बोलने में लगता है। क्लासरूम का नेता कौन होता है? क्लासरूम का नेता मॉनिटर नहीं होता है, ना वहाँ का दबंग लड़का होता है। क्लास का नेता होता है अध्यापक, क्योंकि नेतृत्व की परिभाषा ही यही है कि उस नेतृत्व किस तरह से किया जाए। नेतृत्व के लिए संगठन का एक करना बहुत जरूरी है। जिस सब्जेक्ट में उसकी पकड़ है तो ये अध्यापक कर सकता है। अध्यापक की अपने सब्जेक्ट पर पकड़ कितनी बेहतरीन है, उसका शारीरिक जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितनी बढ़िया है, उसकी बुद्धि कितनी अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक अध्यापक ही करता है। एक क्लास को लीड करता है अध्यापक, टीचर। और जो नेतृत्व शब्द है वो हमारा लीडरशिप से ही बना है, LEADERSHIP, लीडरशिप। हो सकता है ये पूछ ले क्योंकि इजी नोट्स में जो है इसके बारे में लिखा है, मैंने इस पे बनाया नहीं क्योंकि ये जनरल सी बात है, लीडरशिप मीन्स होता है नेतृत्व। एक प्रभावी नेता में कौन से गुण होने चाहिए? एक प्रभावी नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो एक प्रभावी नेता में शारीरिक गुण होने चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको अध्यापक की लीडरशिप के बारे में बताते हुए ये बताई बातें कि शारीरिक गुण, बुद्धि, उद्दीपकता, उद्दीपकता यानी स्फूर्ति, प्रसन्नता चेहरे पर, मतलब एक उत्साह का भाव होना चाहिए। दूरदर्शिता, अध्यापक को दूरदर्शी होना चाहिए कि भविष्य काल में क्या क्या हो सकता है, अगर अभी ये काम किए जाएंगे तो इनके परिणाम क्या होंगे और क्या क्या हो सकते हैं, ये अगर वो अपने बच्चों को सिखा सकता है तो एक बेहतरीन नेतृत्व करता है, वो बेहतरीन लीडर है। आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति, सामाजिकता, सोशलिज्म भी होना उसके अंदर बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को वो अपने सिखाता है क्लास में कि समाज में किस तरह से रहना है, बड़ों का सम्मान करना है, कमज़ोरों की सहायता करनी है, तो बच्चों में अगर वो सामाजिकता का भाव उत्पन्न कर पाता है तो वो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग जो है करता है। लोचशीलता, लोचशीलता का अर्थ होता है कि जैसी परिस्थितियां हों उन परिस्थितियों के हिसाब से अगर वो खुद को ढाल ले जाता है तो वो लोचशीलता में काउंट की जाएंगी। अगला सवाल है कि आलपोर्ट तथा बर्नार्ड ने नेतृत्व के कितने गुण दिए?
ये जो क्वालिटीज़ हैं ऊपर, ये वाली क्वालिटीज़, ये सामान्य सी क्वालिटीज़ हैं, मतलब कि जनरल क्वालिटीज़, ये तो होनी ही चाहिए। लेकिन जो हमारे शिक्षाविद हैं, उनके हिसाब से कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो अल्पोर्ट के हिसाब से 18 क्वालिटीज़ होनी चाहिए और बर्नार्ड के हिसाब से नेतृत्व के लिए 28 क्वालिटीज़ होना जरूरी है। 20/7/2021, ये वीडियो मैंने कल ही बनाई है, अभी 20 जुलाई को ही बनाई है। पीडीएफ पूरा मैंने उसको नोट किया है, रात भर इस पर लिखा है, पॉइंट्स निकाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा है कि हाँ इसका जो कंटेंट है वो आपके एग्ज़ाम के लायक है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमें इससे मोटिवेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? मतलब लीडरशिप, एक इंडस्ट्री में लीडरशिप होती है, पॉलिटिक्स में लीडरशिप होती है, नेता होते हैं, लेकिन शिक्षा में भी क्या लीडरशिप हो सकती है? तो इसका जो है, जो ये बात उठी थी, तो सबसे पहले ये बात कहाँ उठी? सबसे पहले अमेरिका। सबका चौधरी है अमेरिका, हर बात में सबसे ऊपर आता है, जहाँ देखो सबसे पहले खड़ा होता है। तो अमेरिका में सबसे पहले ये बात उठी थी। नेतृत्व शैली, एक नेतृत्व शैली है दक्षता संप्रत्यय शैली। दक्षता संप्रत्यय शैली, ये शैली किसने दी और ये शैली कहाँ से शुरू हुई? इसका विकास जो है कहाँ से हुआ और किसने दी? तो ये शैली जो है अमेरिका में उत्पन्न हुई है और नैशविले द्वारा ये शैली का प्रतिपादन किया गया है। कौन सी शैली? दक्षता संप्रत्यय शैली। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। नैशविले ने नेतृत्व के कितने पक्षों पर विशेष बल दिया है? नैशविले ने कितने पक्षों पर विशेष बल दिया है? इसका सही जवाब है 3 पक्षों पर विशेष बल दिया है। कार्य, कार्य विद्या का ज्ञान और सिद्धांत। कितने पक्षों पर बल दिया है नैशविले ने? 3 पक्षों पर बल दिया है, कार्य, कार्य विद्या का ज्ञान और सिद्धांत। टेरी तथा फ्रैंकलिन की नेतृत्व शैली को क्या नाम दिया गया है? टेरी तथा फ्रैंकलिन ने भी एक नेतृत्व शैली दी है, जैसे नैशविले ने दी है, उसको दक्षता संप्रत्यय शैली कहते हैं। तो टेरी और फ्रैंकलिन ने जो नेतृत्व शैली दी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एकीकृत प्रारूप। क्या नाम है? एकीकृत प्रारूप। कभी कभी एकीकृत मॉडल भी लिखकर आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मॉडल भी बोल सकता है, प्रारूप भी बोल सकता है। एकीकृत प्रारूप में, यानी टेरी और फ्रैंकलिन की नेतृत्व शैली है, उसमें नेता के लिए कितने आवश्यक तत्व बताए गए हैं? तो इसमें बताए गए हैं 3 तत्व। नेता के लिए तत्व बताए गए हैं। इस एकीकृत प्रणाली में भी जो है 4 तत्व होते हैं, उसमें पहला तत्व होता है नेता। ठीक है, अभी आगे हम क्वेश्चन में बताऊंगा तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो नेता के कितने तत्व बताए गए हैं एकीकृत प्रारूप में? 3 तत्व हैं। नेता के जीवन मूल्य, कि उसके जीवन आदर्श क्या हैं, मॉरलिटी क्या है उसकी, समूह के सदस्यों के प्रति विश्वास और वांछित सामान्य परिस्थितियां, मतलब जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य हैं या कैसी हैं, ये नेता के तत्व गुण बताए गए हैं। एकीकृत प्रारूप में कितने तत्व बताए गए हैं? यही है वो, कि एकीकृत प्रारूप में कितने तत्व बताए गए हैं। इसमें बताए गए हैं 4 तत्व। पहला नेता, जैसा कि ऊपर बताया मैंने। दूसरा अनुयायी, जो उसको फॉलो करते हैं। एक तो लीडर होता है, बाकी ग्रुप में अदर लोग होते हैं, तो वो उसको फॉलो करेंगे, जो वो कहेगा वो करेंगे या अपनी राय रखेंगे वहाँ पर। वो डिपेंड करता है कि वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व चल रहा है या फिर वहाँ पर एक राजतांत्रिक नेतृत्व चल रहा है। राजतांत्रिक नेतृत्व होगा तो वहाँ पर जो लीडर कहेगा वही करना होगा, वहाँ अनुयायियों का कोई काम नहीं है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व होगा, वहाँ अनुयायियों की बात सुनी जाएगी, उनकी राय मानी जाएगी। और तीसरा होता है संगठन, तो जो अनुयायियों से मिलकर बनेगा वो संगठन होगा और उसको वो किस तरह से लीड करता है। ये एकीकृत प्रारूप में ये हो रहा है, यूनिटी। और चौथा होता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति। उस वक्त की सामाजिक स्थितियां क्या है, राजनैतिक स्थिति क्या है और आर्थिक स्थिति क्या है। नेता ना तो जन्मजात होता है, ना ही बनाए जाते हैं। नेता ना तो जन्मजात होते हैं और ना ही बनाए जाते हैं, बल्कि जन्मजात गुण तथा परिस्थितियों के संयोग से बनते हैं। जन्मजात गुण तथा परिस्थितियों के सहयोग से बनते हैं। ये कथन किसका है? यह किस प्रारूप की मान्यता है? तो ये प्रारूप है एकीकृत मॉडल या एकीकृत प्रारूप। ये इस प्रारूप की मान्यता है। ठीक है, नेता ना तो जन्मजात होते हैं, ना ही बनाए जाते हैं, बल्कि जन्मजात गुण, मतलब बॉर्न एबिलिटीज होती हैं लोगों में, कि कुछ गुण लेकर ही पैदा होते हैं और कुछ परिस्थितियां उनको समाज में ऐसी मिल जाती हैं जो उनको ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। अब जैसे हिटलर को ले लो, तो हिटलर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, कुछ उसके अंदर एबिलिटीज थी और कुछ परिस्थितियों ने उसको जो है एक तानाशाह बना दिया। तो वो जो है एक निरंकुशवादी
ये राजनीतिक नेतृत्व या निरंकुशवादी नेतृत्व का एक उदाहरण है हिटलर। और अगर गांधी जी को ले लो तो वो भी परिस्थितियों से बने कुछ उनमें क्वालिटीज़ थी, और कुछ देश की ऐसी परिस्थितियां थी जब अफ्रीका वो गए तो वहाँ की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी लोगों के साथ भेदभाव और अत्याचार होता हुआ देखकर, तो उनके अंदर से जो उत्पन्न हुआ कुछ, तो नेतृत्व की भावना उत्पन्न हुई। उनको लगा कि वो जो है आगे बढ़कर कुछ हेल्प कर सकते हैं लोगों की। तो वो भी एक लीडरशिप थी, और वो लीडरशिप थी वो सबके साथ चलने की, सबकी वो राय लेते थे सबकी, तो वो एक प्रजातांत्रिक नेतृत्व का एक उदाहरण हो जाता है। तो नेता ना तो जन्मजात होते हैं ना ही बनाए जाते हैं, बल्कि जन्मजात गुण तथा परिस्थितियों के संयोग से बनते हैं। ये किस प्रारूप की मान्यता है? तो ये है एकीकृत मॉडल या एकीकृत प्रारूप की मान्यता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। डेविड मैकलीलैंड डेविड मैकलीलैंड ने नेतृत्व को किसके रूप में परिभाषित किया, मतलब इन्होंने नेतृत्व को और क्या कहा है? तो डेविड मैकलीलैंड ने सिद्धांतों के समूह को नेतृत्व कहा है। मतलब सिद्धांतों का जो एक अंदर आपके जितने सिद्धांत हैं, क्या 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 सिद्धांत हैं, तो वो सिद्धांत जब कलेक्ट हो जाते हैं, आपके जितने मॉरल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, वो जब आप इकट्ठा हो जाते हैं तो आपके अंदर से एक जो है लीडरशिप की भावना उत्पन्न होती है। ये डेविड मैकलीलैंड के अनुसार है। कर्ट लेविन, रोनाल्ड लिपित और राइल व्हाइट ने कर्ट लेविन, रोनाल्ड लिपित और राल्ट व्हाइट ने किस वर्ष नेतृत्व शैली पर कार्य किया? तो सही जवाब है इसका 1939 में। 1939 में किया नेतृत्व शैली पर कार्य किसने किसने? कर्ट लेविन, रोनाल्ड लिपित और राल्ट व्हाइट ने। कर्ट लेविन, रोनाल्ड लिपित और राल्फ व्हाइट ने कितने वर्षीय लड़कों के समूह को शोध के लिए चुना? मतलब उन्होंने एक शोध किया, ऑब्जर्वेशन किया, जैसे सर्वे जो होता है वैसे ही शोध होता है। तो कुछ लड़कों पर जो है उन्होंने ये शोध किए। तो उन लड़कों की उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी 11 वर्ष। प्रत्येक समूह में कितनी और किस प्रकार की शैलियों को देखा गया है? मतलब जो कर्ट लेविन, रोनाल्ड लिपित और राल्फ व्हाइट ने जो शोध किए थे, उनके समूह में जो ये समूह लड़कों का 11-11 वर्षीय समूह लड़कों का बनाया गया, इस समूह में कितनी प्रकार की शैलियों को देखा गया? वो शैलियाँ कौन सी थीं? तो वो थी, एक तो 3 प्रकार की शैलियाँ थीं। उनमें भी थी सत्तावादी शैली, एक सत्तावादी शैली थी, लोकतंत्रात्मक शैली थी और अहस्तक्षेप शैली थी। ठीक है, 3 शैलियाँ थी, सत्तावादी शैली, लोकतंत्रात्मक शैली और अहस्तक्षेप शैली। प्रबंधकीय ग्रिड नमूना किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रबंधकीय ग्रिड नमूना ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है व्यवहार सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहार सिद्धांत पर। प्रबंधकीय ग्रिड नमूने का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रबंधकीय ग्रिड नमूने का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट ब्लैक और जैन मैथॉन ने सन 1964 में। ठीक है, रॉबर्ट ब्लैक और जैन मैथॉन ने किया था 1964 में। किसका? प्रबंधकीय ग्रिड नमूने का प्रतिपादन किया था। और 5 अलग अलग नेतृत्व शैलियों के सुझाव भी दिए थे इन्होंने। 5 अलग अलग नेतृत्व शैलियों पर इन्होंने शोध करके जो है अपना प्रबंधकीय ग्रिड नमूना दिया था। व्यक्ति समाज की समय की उपज है। ठीक, व्यक्ति समय की उपज है, ये कहा किसने था? ये कहा था हर्बर्ट पेंसर ने। किसने कहा था? हर्बर्ट पेंसन ने 1884 में। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति समय की उपज है। यह सिद्धांत बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न विशेषताएं दिखाई देती हैं। मतलब जिस तरह की परिस्थितियां होंगी, अगर व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेता है तो उसमें जो है विभिन्न क्वालिटीज़ और निखर कर आएंगी। बुरी परिस्थितियां होंगी तो और अधिक मजबूती के साथ डटकर खड़ा होगा, अच्छी परिस्थितियां होंगी तो वो उन परिस्थितियों का एंजॉय करेगा और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये जो है कि व्यक्ति समय की उपज है, ये कहा था हर्बर्ट पेंसर ने। ये कथन किसका है? हर्बर्ट पेंसर का। कब कहा था? 1884 में। आकस्मिकता सिद्धांत कितने हैं और ये कौन कौन से हैं? आकस्मिकता सिद्धांत कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो ये 4 प्रमुख हैं। इनमें से है एक फील्डर आकस्मिकता सिद्धांत। फील्डर आकस्मिकता सिद्धांत किसने दिया? फ्रेड फील्डर ने। फील्डर आकस्मिकता सिद्धांत फ्रेड फील्डर ने दिया। वरूम यत्तोन निर्णय सिद्धांत, ये किसने दिया? विक्टर वरूम ने। फिलिप यत्तोन 1973 में। वरूम यत्तोन निर्णय सिद्धांत, ठीक है, विक्टर वरूम ने और
फिलिप यत्तोन ने 1973 में दिया। बाद में जो है आर्थर जागो ने भी इसमें अपना योगदान दिया 1988 में। तो वरुम यत्तोन निर्णय सिद्धांत किसने किसने दिया? विक्टर वरुम, फिलिप मेत्तोन और आर्थर जागो ने। कब? पहले तो 1973 में दिया और उसके बाद 1988 में जुड़े आके इससे आर्थर जागो। तो इसके सहयोग से नेतृत्व स्थितियों का वर्गीकरण करने के लिए वर्गीकरण किया। पथ लक्ष्य सिद्धांत, 4 सिद्धांत होते हैं आकस्मिकता सिद्धांत, उनमें से 2 हो गए, एक फील्डर आकस्मिकता सिद्धांत, दूसरा वरुण यत्तोन सिद्धांत। तीसरा है हमारा पथ लक्ष्य सिद्धांत, ये दिया था रॉबर्ट हाउस ने, ये विकसित हुआ है पथ लक्ष्य सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है हेर्शे बालांचार्ड स्थितिजन्य सिद्धांत। हर्शे बालांचार्ड स्थितिजन्य सिद्धांत, ये किसने दिया? ये हर्शे और बालांचार्ड ने दिया था। ठीक है, तो अगर ये पूछेगा कि हर्शे बालांचार्ड सिद्धांत किसने दिया, तो उनमें ही इनका नाम छुपा हुआ है। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही नाम है, मतलब पढ़ा ही नहीं हुआ होगा अगर, तो आपको जब नाम ही नहीं पता है तो आप कैसे कह सकेंगे? तो ऑप्शन में इनका नाम ही दे देगा, तो वहाँ पर पहचानना जो है उतना मुश्किल नहीं होगा। तो हर्शे बैलेंचार्ड स्थितिजन्य सिद्धांत में 4 नेतृत्व शैलियां हैं और 4 अनुयायी विकास स्तर हैं। ठीक है, और डीपली अगर जाएगा तो पूछ लेगा ना कि हर्शे बैलेंचार्ड सिद्धांत में कितनी नेतृत्व शैलियों का वर्णन किया गया है, कितने अनुयायी सिद्धांत विकास स्तर दिए गए हैं। कुछ और प्रमुख कथन हैं, कथन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। नेतृत्व द्वारा कार्य करने की इच्छा को प्रेरित किया जाता है तथा कुशल नेतृत्व द्वारा उपलब्धि की शिथिल आकांक्षाओं को सफल कार्य संपादन की तीव्र इच्छा में परिवर्तित किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जॉर्ज आर टेरी का। ठीक है, टेरी और फ्रैंकलिन ने एक सिद्धांत दिया था ना जिसमें 3 नेतृत्व के आधार रखे गए थे, ये वही जॉर्ज आर टेरी हैं। इन्होंने कहा था नेतृत्व द्वारा कार्य करने की इच्छा को प्रेरित किया जाता है तथा कुशल नेतृत्व द्वारा उपलब्धि की शिथिल आकांक्षाओं को सफल संपादन की तीव्र इच्छा में परिवर्तित किया जाता है। और कथन देखते हैं कुछ। नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च स्तर तक उठाना है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व, मान लो पूछ ले कि पीटर ड्रकर के अनुसार नेतृत्व क्या है, तो नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च स्तर तक उठाना है, व्यक्ति की उपलब्धियों को उच्च स्तर तक उठाना है तथा सामान्य सीमाओं से परे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना है। किसके अनुसार है? ये है पीटर ड्रकर का कथन, पीटर ड्रकर ने ये बातें कही थी। अगला है कि नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने को, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करना तथा विकसित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व, यहाँ कॉमा लगेगा, संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करना तथा विकसित करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा है स्टीफन जे नेजाविच के अनुसार। स्टीफन जे नेजाविच के अनुसार है कि नेतृत्व संगठन में जो व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हैं उनको प्रेरित करना तथा विकसित करने की एक प्रक्रिया है। शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छापूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करते हैं। शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छापूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करते हैं। ये है किम्बल यांग द्वारा नेतृत्व की परिभाषा। शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता है। ये जो है कथन दिया था बोल्स ने। क्या था, एक बार फिर पढ़ेंगे। शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता है। बोल्स के द्वारा ये कहा गया है। इजी नोट्स से मैंने ये सारे आपके पॉइंट्स उठाए हैं। आप वेरीफाई करने के लिए आप इजी नोट्स खोलेंगे, आप पहला पन्ना पलटेंगे, जो लाल गुलाबी पन्ना जो होता है, आपको उसी पे जो है, जो पहले पेज में मैंने जो क्वेश्चंस लिखे वो आपको सारे उसी पेज पर मिल जाएंगे। शैक्षिक नेता वह नेता होता है जो शैक्षिक प्रणाली में नवीन संरचना की पहल करता है। ठीक है, शैक्षिक नेता वह नेता होता है जो शैक्षिक संरचना में नवीन संरचना की पहल करता है। ये कथन है जैकब जैटजल का। जैकब जैटजल का कथन है कि शैक्षिक नेता वह नेता होता है जो शैक्षिक प्रणाली में नवीन संरचना की पहल करता है। कुछ क्वेश्चंस हैं कि किस नेतृत्व में नेता समूह को अपने ऊपर आश्रित कर लेता है। भाई, नेता समूह को अपने ऊपर आश्रित कर लेता है, यानी कि पूरा समूह एक नेता के ऊपर डिपेंड करता है, समूह की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है निरंकुशवादी
नेतृत्व में, या इसको राजतांत्रिक नेतृत्व भी कहते हैं। अगला है कि सदस्यों में परस्पर लड़ाई झगड़ा, षड्यंत्र, चुगलबाजी और चापलूसी की प्रवृत्ति किस तरह के नेतृत्व के अंतर्गत आती है। तो ये भी जो है आपकी जितनी निगेटिव बातें हैं ये सारी अगर पूछेगा तो ये सब जो है निरंकुशता के अंतर आएंगी। भाई निरंकुश होगा अगर उसका नेता, तो आपस ग्रुप के अंदर फूट पड़ी रहेगी, मतभेद होंगे, लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, कुछ चुगली करेंगे, तो ये सब चलता रहेगा। कुछ नेता की चापलूसी करेंगे ताकि उसके सगे बने रहें, तो उसका काम हो तो काम निकल जाए। तो ये किसमें होता है? राजतांत्रिक नेतृत्व में। तो यहाँ पर आपके यहाँ क्वेश्चन सारे समाप्त होते हैं। ये पहला चैप्टर था आपका पूरा जो है, ये मैंने इसके पूरे चैप्टर के इजी नोट्स के आधार पर पहले चैप्टर के सारे जो है जितने ऑप्शनल बन सकते थे वो सारे ऑप्शनल बना के आपको दे दिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि और वीडियोस जो है मैं बनाने के लिए उत्साहित हो सकूं। नहीं तो मैं अपना दूसरा काम करता रहूँगा, जो मेरा कंपटीशन का काम है उसका मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो वो अपना काम मैं जारी रखूँगा। अगर आपको कंपटीशन का पढ़ना है तो आप हमारा एग्ज़ाम शाला चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे देखेंगे एग्ज़ाम शाला, एग्ज़ाम शाला है केवल, तो आप वो कर सकते हैं। उस पर बहुत सारी मैथ्स और जीएस की वीडियोस पड़ी हैं, डाल रखी है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।